बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने बेसिकली बात करना है कोऑर्डिनेशन, न्यूरल एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन चैप्टर पे आज हमने बात करना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के ऊपर। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने बात किया था कि कोऑर्डिनेशन है क्या, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन समझा, विद एग्जांपल उसको समझा। उसके बाद कोऑर्डिनेशंस दो तरह की होती है, न्यूरल कोऑर्डिनेशंस और हार्मोनल कोऑर्डिनेशंस, उसको हमने अच्छे से समझा। उसके बाद फिर हमने इसी के साथ साथ जो है नर्वस सिस्टम समझा। नर्वस सिस्टम के साथ साथ हमने नर्वस सिस्टम की जो बुनियादी हमारे पास न्यूरॉन और न्यूरोगेलियल सेल है उसकी दो टाइप्स के ऊपर भी हमने बात की थी। आज उन दो टाइप में से जो पहली टाइप्स है वो है न्यूरॉन। आज हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करेंगे और न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर्स के साथ साथ दूसरा हमने बेसिकली बात करना है उनकी न्यूरॉन की जो करेक्टरिस्टिक्स है उनकी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ हमने न्यूरॉन की जो टाइप्स है, चाहे वो बाईपोलर न्यूरॉन हो या मल्टीपोलर न्यूरॉन हो या यूनिपोलर न्यूरॉन हो, इन तमाम चीज़ों पे आज हम इस लेक्चर में जो है वो इन सब को जो है वो रीड करेंगे। अब सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आखिर तक जो है वो लेक्चर को वॉच करें। सो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, जो न्यूरॉन हमारे पास है, मैंने यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन लिखी है न्यूरॉन की। न्यूरॉन इज द चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम्स। न्यूरॉन जो है वो साख्त के तबार से और काम के तबार से नर्वस सिस्टम की पहली इकाई है। अब ये नर्वस सिस्टम जो है, अगर आप इस पे गौर करेंगे स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक न्यूरॉन है। लेट्स पहले समझने की कोशिश करें। ये एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के साथ दूसरा न्यूरॉन मिल गया, ठीक है, दूसरा न्यूरॉन मिल गया, फिर इस दूसरे के साथ एक तीसरा एक और न्यूरॉन मिल गया, होते होते इस तरह एक और न्यूरॉन मिल जाते हैं। जैसे ही ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, अब कैसे अटैच होते हैं इन तमाम चीज़ों पे हम इंशाल्लाह वन बाय वन बात करेंगे। अब जैसे ये सारे न्यूरॉन ऐसे आपस में जो है वो लिंक हो जाते हैं, लिंक होने के बाद में इससे जो है वो क्या बन जाती है, नर्वस सिस्टम बन जाती है। यानी ये पूरा फिर इससे जो है एक निज़ाम बन जाती है, उस निज़ाम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम्स। अब ये जो नर्वस सिस्टम हमारे पास है ये तो बन गया, तो मैंने आपको ऐसी एक शॉर्ट जो है वो कंसेप्ट दिया कि इस तरह हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। तो इस नर्वस सिस्टम का जो चीफ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो दरअसल न्यूरॉन है। ज़रा ये न्यूरॉन की आप लोग डायग्राम समझने की कोशिश करें। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के ऊपर ज़रा हम बात करते हैं। ये हमारे पास न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में ख़ास करके डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स रखता है, ठीक है, देख कंटेना डेंड्राइट्स, इसमें यहाँ पे भी डेंड्राइट्स है और यहाँ पर भी जो है डेंड्राइट्स। इन डेंड्राइट्स का जो है जो असल काम है इन डेंड्राइट्स का वो ये है कि ये मैसेज को परसीव करता है, ठीक है। दे आर हैविंग एबिलिटी टू परसीव द मैसेज फ्रॉम एनी साइड और एनी ऑर्गन्स। अब खैर इस पर तो मैं बात करता हूँ। यहाँ से इसकी ये तीन पार्ट्स इस तरह होती है। यहाँ से इनके ये एक्सॉन वाला हिस्सा है, न्यूरॉन का ये बिल्कुल एक्सॉन वाला हिस्सा है। एक्सॉन के बाद जो है फिर यहाँ से जो है वो डेंड्राइट्स वाला हिस्सा जो है, डेंड्राइट्स हिस्सा जो है वो शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात समझनी है कि जो न्यूरॉन हमारे पास है इसके ख़ास करके तीन बुनियादी हिस्से हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं डेंड्राइट्स, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स वाला हिस्सा है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज ए डेंड्राइट्स। ये रहा स्टूडेंट्स
डेंड्राइट्स। ये जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स का काम ये है कि ये मैसेज को कलेक्ट करता है, यानी अगर वो स्किन के साथ लगा हुआ है या किसी सेल्स के साथ लगा हुआ है, बॉडी के साथ, यानी ये बाहर ऐसे फैले हुए हैं जिस्म में, इसका काम ये है कि मैसेज को परसीव करना। अब यहाँ पर जो है, खैर मैं इस पर आता हूँ बाद में, चलो मैं अभी से बता देता हूँ। यहाँ से ये इसका बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा है, न्यूक्लियस वाला ये दिया है, ठीक है। दीज आर दी न्यूक्लियस पार्ट्स, ये इसका बिल्कुल जो है वो न्यूक्लियस वाला हिस्सा है। अब ये जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज ए न्यूक्लियस। ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस सबसे पहले होता क्या है कि डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उस मैसेज को ये सीधा भेजता है न्यूक्लियस की तरफ। खैर मैं इस पर आता हूँ। यहाँ इधर बाहर की तरफ जो है, इधर ऐसे फ्लूइड मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे फ्लूइड मौजूद है, इधर बाहर की तरफ मौजूद है। इन फ्लूइड्स को एक खास नाम से पुकारा जाता है, इसको कहते हैं एक्जियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। एक्जियोप्लाज्म कहते हैं, जो कि फ्लूइड है, जो कि इनसाइड की तरफ खास करके मौजूद है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो है, यानी जैसे आमतौर पर हम सेल के लिए साइटोप्लाज्म का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अब ये एक्जियोप्लाज्म हो गया। और इसी तरह जो है वो या अगर आप हमारी जो खास कर एफएससी की बुक में इसमें इसके लिए डायरेक्ट सेकेंड ईयर की बुक में साइटोप्लाज्म का लफ्ज भी यूज किया गया है। अब यहाँ पर इधर स्ट्रक्चर में जो बड़ी दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि इसमें ऐसे रेड कलर का जो मैं बना रहा हूँ, ऐसे डॉट जो आपको नजर आ रही, आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि ये क्या सर यहाँ पे आपने राइबोसोम्स बनाया है, तो आपकी ये सोच बिल्कुल प्यारे स्टूडेंट्स जो है वो रॉन्ग है। ये जो मैंने इसमें ये जो डॉटेड आपको रेड कलर नजर, जो डायग्राम नजर आ रही, असल में ये जो डॉटेड डायग्राम है इसको कहते हैं नेजल ग्रेन्यूल कहते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज ए नेजल ग्रेन्यूल इसको कहते हैं। अब नेजल ग्रेन्यूल के बाद जो है, यहाँ जहां से स्टूडेंट्स मैसेज मूव करता है, यानी जैसे ये वाला एरिया है, अब इधर यहाँ पे आपको किधरी भी कोई भी नेजल ग्रेन्यूल नजर नहीं आ रहा। ये जो हिस्सा है, ये खास करके ये जो हिस्सा हमारे पास हुआ, या ये जो हिस्सा हमारे पास हुआ, या ये हिस्सा हमारे पास हुआ, इस हिस्से को भी एक खास नाम से पुकारा जाता है, इसको कहते हैं एक्सॉन हिलॉक्स कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक्स इसको कहते हैं। अब एक्सॉन हिलॉक्स के बाद जो है स्टूडेंट्स, सबसे पहले होता क्या है कि डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करता है। जैसे ही मैसेज को रिसीव करता है, उस मैसेज को डायरेक्ट टुवर्ड्स दी न्यूक्लियस की तरफ इसको भेजते हैं। ये मैसेज सीधा न्यूक्लियस के पास आया, ठीक है। जो ही न्यूक्लियस के पास इम्पल्स आ जाता है, ठीक है, इम्पल्स आने के बाद अगर बाज मैसेजेस का जवाब न्यूक्लियस खुद देता है, मगर बाज सम टाइम जो है इम्पल्स जो है उसकी जवाब जो है वो न्यूक्लियस नहीं देता, फिर उसको वो सीधा ब्रेन की तरफ जो है वो कन्वर्ट करता है या उसको ट्रांसफ़र करता है। यानी इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको पाकिस्तान में एक एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान का एक सूबा है बलूचिस्तान जो है, उसकी जो सिटी है कोयटा सिटी में इनकेस यहाँ पे एक बंदे का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे एक शख्स है, उसकी जो है वो बाइक एक्सीडेंट या कार एक्सीडेंट होता है। वो जैसे कार एक्सीडेंट हो जाते हैं तो फिर सबसे पहले इस पेशेंट्स को सीधा जो कोयटा हॉस्पिटल्स है, ठीक है, कोयटा की जो हॉस्पिटल्स है, उन हॉस्पिटल्स में ही सबसे पहले इसको जो है वो प्रेफर की जाती है कि इसको सीधा वहाँ ले जाना है। अगर इस पेशेंट का इलाज
क्वेटा सिटी में जो जिस बंदे की यानी जो इंजर हुआ है बाइक एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में, तो आपने सबसे पहले इसको प्रिपेयर करना है अपनी ही सिटी के हॉस्पिटल में। अगर इनकेस उसका इलाज यहाँ पॉसिबल नहीं था, तब वहाँ से डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर इसको प्रिफर करते हैं कि इसको सीधा जो है वो दूसरा जो सिम हमारे पास, जिसकी जो कराची हमारे पास है, ठीक है, कि इसको डायरेक्ट जो है वो कराची के जो हमारे पास हॉस्पिटल्स है, चाहे वो डव हो चाहे वो आगा खान हो, वहाँ पे उसको एडमिट की जाती है। क्योंकि उसको अगर कोयटा से सीधा कराची की तरफ उस पेशेंट्स को भेजा गया है, तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो पेशेंट काफ़ी सीरियस है, इसका इलाज कोयटा सिटी में नहीं हो सकता है। तब वो डॉक्टर उसको प्रीफर करते हैं कि उसको कोयटा हॉस्पिटल से टूवर्ड्स द कराची, वहाँ पे आगा खान वो जो हॉस्पिटल है उसको वहाँ वो शिफ्ट करते हैं, वहाँ पर उसकी जो है वो इलाज वगैरह करने के लिए। इधर भी बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को आप उठा लें, सीधा यहाँ पे ले आए। सबसे पहले इम्पल्स न्यूक्लियस के पास आते हैं। अगर उस डेंड्राइट्स की इम्पल्स का पैगाम न्यूक्लियस दे सकता था, तो ये मैसेज वापस ही जो है उनको फीडबैक यानी रिस्पांस सीधा यहाँ वापस डेंड्राइट्स तक जाते हैं। इधर ही शॉर्टकट ही सारा काम निकलता है। अगर इस तरह हो कि हमारे पास जो है वो यहाँ से इसका न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियस वाली पोर्शन है, यहाँ से यानी इम्पल्स जो है वो यानी न्यूक्लियस उसका रिस्पांस नहीं कर सकता, तब यहाँ से ये इम्पल्स डायरेक्ट टूवर्ड्स द ब्रेन की तरफ जो है इसको प्रेफर की जाती है। जैसे वहाँ पे आपको मैंने कहा कि खान हॉस्पिटल ही उसको फ्रॉम क्वेटा टू कराची, वहाँ पे खान हॉस्पिटल पेशेंट को आपने एडमिट कर दिया। इधर भी बिल्कुल सेम ही सिचुएशंस होती है कि इसको यहाँ से प्रेफर की जाती है कि उसको आगे सीधा ब्रेन के पास भेज दो। अब यहाँ पर जैसे ही ये मैसेज यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर जो है ये जो हमारे पास ब्लैक वाली पोर्शन है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। दीज आर कॉल्ड एज एक्सॉन। इस एक्सॉन के एक ये वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनेटर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनेटर्स। ये रहा एक्सॉन टर्मिनेटर्स। इस एक्सॉन टर्मिनेटर पे आपको डॉटेड नमासा जो एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है स्टूडेंट्स, जैसे ये वाला हिस्सा हुआ, ये वाला हिस्सा हुआ, ठीक है, ये वाला हिस्सा हुआ, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसको बोल्ड टाइप करता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये जो डॉटेड नवासा है इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनेटर कहते हैं, सॉरी एक्सॉन बल्ब कहते हैं। ये एक्सॉन बल्ब वो जगह है जहां से दूसरे डेंड्राइट्स आकर के यहाँ पर जो है वो क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स इधर इसके ऊपर जो है यहाँ से यहाँ पर जो है वो एक्सॉन हिलॉक्स ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। ये एक एक्सॉन हिलॉक्स हुआ, ये हमारे पास दूसरा एक्सॉन हिलॉक्स हुआ, ठीक है। बहुत सारे हैं मगर मैं एक 3 यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्सॉन हिलॉक्स जो है वो खास करके मौजूद है। दिस इज कॉल्ड एज ए यहाँ पे, सॉरी एक्सॉन हिलॉक्स नहीं, इसको कहते हैं माइलिन शीट कहते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ए माइलिन शीट इसको कहते हैं। अब ये रहा माइलिन शीट्स। अब यहाँ पे जरा आप लोग गौर करें स्टूडेंट्स, इन दो माइलिन शीट के बीच में, यानी एक माइलिन शीट ऊपर है एक माइलिन शीट नीचे है, इन दो माइलिन शीट के बीच में आपको गैप नजर आ रही है। देखो जरा आप लोग गौर से देखिए, एक ऊपर वाला है एक ये नीचे वाला है, बीच में आपको मैं जरा इसको रेड कलर से ऐसे ड्रा करता हूँ, ये आपको इधर गैप नजर आ रही है। देखो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये जो इधर आपको गैप नजर आ रही है, जैसे ये गैप यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। इस गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रैनिवर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए नोड ऑफ रैनिवर्स। अब खैर बाकी बातें पे मैं बाद में आता हूँ। तो सबसे पहले मैसेज, क्योंकि न्यूक्लियस जवाब नहीं दे सकता था, तो उसने इस मैसेज को, इस इम्पल्स को सीधा टुवर्ड्स द ब्रेन की तरफ प्रेफर किया। जो ही उसने प्रेफर किया, यहाँ पर मैसेज सबसे पहले यहाँ एक्सॉन में आएगा। अब इस एक्सॉन पे सवाल ये कि माइलिन शीट क्यों लगा हुआ है। इस माइलिन शीट की 2 फायदे हैं। माइलिन शीट का जो पहला फायदा ये है कि ये बतौर इंसुलेटर काम करता है, ठीक है। इट्स एक्ट एज अ इंसुलेटर। जैसे हमारे पास घरों में जो लाइट्स होती है, जो
वायर हमारे पास गुरु में यूज़ हुई है 7 वायर जो है, उस पर भी आपको ब्लैक कलर का या रेड कलर का आपको प्लास्टिक का एक कोट नज़र आता है। उसका काम क्या है कि जो इस कंडक्टर के अंदर जो लाइट फ्लो कर रही है, जो करंट फ्लो कर रही है, ताकि वो ज़ाया ना हो इधर उधर। तो वो बता रहे इंसुलेटर की तरह भी काम करते हैं और उसको वायर की तरफ लाइट को आना न वायर की चीज़, यानी वायर जो है कोई भी बायोटिक चीज़ उसको वो उसको डिस्ट्रैक्ट ना करे, दूसरा लाइट ज़ाया ना हो, तो वो उसी के अंदर मूव कर दिया। आप बटन एक जैसे हमारे पास इंसुलेटर बटन घर में जो बोर्ड वगैरह है जो हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं उसके भी इसी तरह होते, तो ये बता रहे इंसुलेटर की तरह ये बिहेव करता है। अब सवाल ये कि इनके बीच में फिर ये गैप क्यों है? अब गैप इस वजह से है माय चैंपियंस कि यहाँ पर जब ये इम्पल्स यहाँ पर आएगा, यहाँ से ये इतनी स्पीड से आएगा कि ये ऐसे जंप करके सीधा इसमें मूव करेगा, ठीक है, ये इम्पल्स। फिर बीच में यहाँ पे गैप है, तो यहाँ से इम्पल्स मजीद ऐसे जंप करके सीधा यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ से इम्पल्स जंप करके सीधा यहाँ पे आएगा। अब अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं, इन दो माइलिन शीट के बीच में डिस्टेंस इस वजह से है क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर इस डिस्टेंस की वजह से इम्पल्स की जो रफ्तार है उस रफ्तार में इजाफा लाने के लिए, इसमें उसकी स्पीड को मज़ीद हाई करने के लिए इसके बीच में ऐसे गैप मौजूद है। जब एक में आते हैं माइलिन शीट पर, दूसरे में आते हैं, इसे जंप करके आगे की तरफ ये मूव करते हैं। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, इधर से इनकेस अगर कोई और पीछे से यहाँ पे एक और है, यहाँ से जो है वो नर्वस सिस्टम मौजूद है, उसके डेंड्राइट्स ऐसे फैले हुए हैं, वो आकर के इसके साथ ऐसे लिंक हो जाते हैं सीयू, ठीक है, इनके साथ ऐसे लिंक होते हैं, यहाँ पे लिंक होते हैं, यहाँ पे लिंक होते हैं, ये इनके साथ ऐसे लिंक होते हैं। इधर से पूरा ऐसा नर्वस सिस्टम है, यहाँ से फिर पूरा दूसरा नर्व जो है न्यूरॉन लगा हुआ है, फिर तीसरा लगा हुआ है, इस तरह होते हुए जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि एक है, फिर दूसरा है, तीसरा है, फिर इस तरह पूरा ये लगा रहता है। तब जा कर के जो है वो ये जो हमारे पास नर्वस सिस्टम का पूरा एक पोर्शन बन जाता है, जहाँ से अब मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि पूरा न्यूरॉन से, क्योंकि न्यूरल गैलियल सेल भी है, यानी न्यूरॉन का एक तरह का पूरा एक केबल बिछा हुआ है हमारी बॉडी में, जहाँ से इम्पल्सिस मूव करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शेप में। अब यहाँ पर हमारे पास बात बड़ी आसान हो गई, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। एक हिस्सा डेंड्राइट्स हुआ, दूसरा हिस्सा जो है अगर आप लोग गौर करेंगे डेंड्राइट्स के बाद जो है वो है एक्सॉन, यहाँ पे न्यूक्लियस, चलो मैं न्यूक्लियस को भी यहाँ पे ऐड करता हूँ, न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, न्यूक्लियस के बाद नंबर नेक्स्ट हिस्सा दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक्स, ये एक और हिस्सा इसका हुआ, इसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक्स कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक्स हुआ। एक्सॉन हिलॉक्स के साथ साथ नंबर 4 जो हिस्सा हमारे पास है उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म हुआ, ठीक है, एक्सोप्लाज्म हुआ, एक्सोप्लाज्म हुआ। एक्सोप्लाज्म के बाद जो है नंबर 5 जो है उसको हम कहते हैं नेजल ग्रेन्यूल हुआ, ठीक है, ये इसके एक और पार्ट है नेजल ग्रेन्यूल। नंबर 6 जो हिस्सा है, यहां से तो मैंने सारे कवर कर लिए। अब नंबर 6 माइलिन शीट हुआ, ठीक है, माइलिन शीट हुआ। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था शिवान, मैं इसकी तरफ इंशाल्लाह अभी आऊंगा, वो भी बता दूंगा। शिवान सेल के बाद फिर नोड ऑफ रेनेवर हुआ, ठीक है, नोड ऑफ रेनेवर हुआ। फिर नोड ऑफ रेनेवर के बाद नंबर 8 जो हमारे पास है वो है एक्सॉन टर्मिनेटर्स, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनेटर्स हुआ, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनेटर हुआ। नंबर 9 जो हमारे पास है वो है एक्सॉन बल्ब हुआ, ठीक है, एक्सॉन बल्ब हुआ, ठीक है, BULB, एक्सॉन बल्ब हुआ। एक्सॉन बल्ब के बाद यहां से डियर स्टूडेंट्स नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास है, अब
यहाँ से डेंड्राइट्स वगैरह ये सारा हमारे पास हो गया। इस एक्सॉन हेलॉक्स को बुक्स में बाइसोफेलिक भी कहते हैं, ठीक है, बाइसोफेलिक के नाम से भी जो है इसको पुकारा गया है, दैट इज कॉल्ड एज ए बाइसोफेलिक भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक्सॉन टर्मिनल के बाद एक्सॉन बल्ब हो गया, हमारे पास माइलिन शीट हो गया, ठीक है, ये सारे हिस्से हमारे पास इसमें मौजूद है। अब इनमें से डेंड्राइट्स हुआ, न्यूक्लियस हुआ, एक्सॉन हेलॉक्स हुआ और एक्सोप्लाज्म हुआ, नेजल ग्रेन्यूल हुआ, ये जो जितना हिस्सा हमारे पास है यहाँ से लेके सीधा इस नेजल ग्रेन्यूल तक, ये जो पूरा जितना पोर्शन है, इन पोर्शन को हम सोमा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए सोमा, दिस इज कॉल्ड एज ए सोमा। मैं जरा इसको रिमूव करता हूँ, जगह की थोड़ी सी कमी है, इसको जो है वो सोमा या इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, इसको साइटोन भी कहा जाता है, ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ए साइटोन। इसका तीसरा नाम भी है, हमारे बुक्स में इसके लिए सेल बॉडी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, सेल बॉडी का लफ्ज भी इसके लिए क्या किया है, इस्तेमाल किया है। तो ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हुआ। अब इस स्ट्रक्चर के दूसरे हिस्से में अब अभी हम समझेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरॉन को, समझेंगे कि न्यूरॉन की जो करैक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन से है। चलो मैं इधर ही डायरेक्ट इधर समझाता हूँ। अब हमारे पास जो है न्यूरॉन की मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स है, यानी यहाँ पर एडिंग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की जो करैक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहली जो करैक्टरिस्टिक्स है न्यूरॉन का, उसको हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी कहते हैं इसको, ठीक है, जो सबसे पहली जो करैक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, एक्साइटेबिलिटी हुआ, एक्साइटेबिलिटी का मतलब है मिनिमम, इसमें हम लिखते हैं मिनिमम स्टिमुलस इन मिनिमम ड्यूरेशंस, यानी कम से कम दौरानिये में कम से कम स्टिमुलस का पैदा हो जाना, यानी शॉर्ट टाइम में, एक कम ड्यूरेशन में, विद इन फ्यू सेकंड में जो इम्पल्स प्रोड्यूस होती है उस कम दौरानिये में, इस अमल को हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब है एक्साइटेड हो जाना। जैसे हम आमतौर पर केमिस्ट्री में कहते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज को गेन करता है, यानी एनर्जी को गेन करता है, तो वो अपनी ऑर्बिट छोड़ करके अगर वो कोर शेल में है तो वो एंटी पैलेंटिनियट में आते हैं, अगर वो एंटी पैलेंटिनियट में है तो पैलेंटिनियट शेल में जाते हैं, अगर पैलेंटिनियट शेल में है तो वो वैलेंस शेल में जाते हैं। अगर उन्हें मजीद एनर्जी मिला इलेक्ट्रॉन को तो फिर वो वैलेंस शेल को छोड़ करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इधर जो एक्साइटेड है वो बिल्कुल हर किसी तरह मैं नहीं बता रहा हूँ, इधर मैंने लिखा है कि कम से कम स्टिमुलस कहते हैं चेंज को, यानी एनी एटमॉस्फेरिक जो चेंज हमारे पास आती है उसको कहते हैं, ठीक है, एनी एटमॉस्फेयर, माहौल के अंदर जो भी तब्दीली आ जाते हैं, ठीक है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। अब वो कम से कम ड्यूरेशन में जब प्रोड्यूस हो जाती है, इस अमल को हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। ज़रा मैं इसकी यहाँ पे वजाहत करता हूँ। सारे कमांडो से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल थाम के बैठे तसल्ली से लेक्चर सुने, ताकि एक एक चीज़ में आसानी से कवर कर लूँ। देखो, स्टिमुलस आमतौर पर हम सेंस ऑर्गन की मदद से ही, सेंस ऑर्गन जो हमारी बॉडी में है, मुख्तलिफ सेंस ऑर्गन है, जैसे कि आइज़ हुआ, ठीक है, आइज़ के बाद नोज़ हुआ, नोज़ के बाद जो है एयर हुआ, ठीक है, एयर के बाद फिर हमारे पास जो है यानी आइज़ हुआ, नोज़ हुआ, एयर हुआ, एयर के साथ साथ हमारी स्किन हुआ, हमारी नंबर 5 हमारी टंग हुआ, ठीक है, ये सारे इन पांचों को हम कहते हैं सेंस ऑर्गन। यहाँ पर हमें पता है कि इस आई से जो मैसेज जाएगा, जो चेंज, जो स्टिमुलस जाएगा,
आई से आप साइट का काम करते हैं, ठीक है। यानी अगर बाहर अगर कोई आपके भाई के साथ लड़ रहा है और आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या घर में हो, जैसी आपकी नज़र उस पर पड़ती है तो आपकी आइज़ फौरन उससे आप बाहर की तरफ चेंज महसूस करते हो कि कोई मेरे भाई को मार रहा है या उससे लड़ रहा है। अब वो जो चेंज आपने महसूस की है, असल में वो जो एटमॉस्फेरिक चेंज आपने महसूस की उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। एम आई क्लियर? तो उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। अब वो आइज से आपने सर्च कर दिया, अगर नोज है तो आप किसी भी ओडोर को, कोई भी बदबू हो उसको आप महसूस करोगे। अगर एयर है तो उससे आप हेयरिंग वाला काम करोगे, ठीक है, उससे आप जो है वो हेयरिंग का काम लोगे। अगर स्किन है तो वो टच के लिए यूज होते हैं, अगर टंग हो तो वो टेस्ट के लिए यूज होते हैं। अब इससे भी एक और मजे वाली बात आप लोग जरा गौर सुने। ये पांचों को मिला करके, ये पांचों जो सेंस ऑर्गन है, आइज हुआ, नोज हुआ, एयर हुआ, स्किन हुआ, टंग हुआ, इन सब को मिला करके फिर इसको बायोलॉजी में कहते हैं ब्रेन ऑफ विंडोज। आमतौर पर तो हम इसको सेंस ऑर्गन कहते हैं, मगर कॉमनली ये बात याद रखिए ये दिमाग की खिड़कियां होती है, असल में इसको हम कहते हैं ब्रेन विंडोज। हमारा दिमाग सारा दिन और रात इन विंडो से ही बाहर की तरफ जो है वो साइट करता है, वो देख रहा होता है, चेंज को महसूस करता है। अब आप लोग परेशान मत हो जाए, मैंने सिर्फ स्टिमुलस की वजह से आप लोगों को ये सारे पेडिग्री बता दिया है। हमने आइस पर भी बात करना है इसी चैप्टर में, नोज के ऊपर बात करना है, एयर के ऊपर बात करना है, स्किन के ऊपर बात करना है, टंग के ऊपर। इन तमाम चीज़ों को हम वन बाय वन इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह अज़ीज़ क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर हमने कहा कि एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये कि कम से कम चेंज को, स्टिमुलस समझ में आ गया है, एनी एटमॉस्फेरिक चेंज विच इज कम इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस। उस चेंज को कम से कम दोहराने में यानी जब वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, इस अमल को हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए एक्साइटेबिलिटी। अब एक्साइटेबिलिटी के बाद जो है, यहां से मैं जरा इसको रिमूव करवाता हूं। नेक्स्ट जो आपने इसमें पोर्शन समझना है वो है, अगर आप इसकी नेक्स्ट टाइप की बात करोगे, करेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे, ठीक है, यहाँ पे जगह की थोड़ी सी कमी है तो मैं दूसरा टाइप यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। दूसरा जो टाइप इसका है उसको हम कहते हैं नर्व कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट इसकी जो टाइप्स हमारे पास है, जो टाइप्स नहीं जो करेक्टर्स है, उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ए कंडक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, जो कंडक्टिविटी ये है, कंडक्टिविटी में सिंपल अगर इसमें जो फंडा है वो ये है कि इसमें हम जो नर्व स्पीड है, स्पीड ऑफ नर्व्स की बात करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम खास करके नर्व्स ऑफ स्पीड ऑफ नर्व्स की बात करते हैं, यानी हमारी न्यूरॉन्स की जो स्पीड्स होती है उसकी हम बात करते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, हमारी नर्व्स की जो स्पीड है वो 60 से शुरू होती है, फिर हमारे पास 20 तक जो है वो स्पीड जो है बेसिकली है। 60 से लेके फिर 120 मीटर की रफ्तार से, ठीक है, मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है वो जो इम्पल्सेस है वो मूव करते हैं। यानी अगर एक होता है फाइन टच, एक होता है फुली टच। फाइन का मतलब हल्का टच करना, हल्का टच हो या फुली टच करना किसी बॉडी को, तो मैसेज जो जाएगा उसका स्पीड जो है बिल्कुल यकसा होगा, वो 60 से शुरू होगा, 120 के आसपास उसकी रफ्तार होगी। एक नर्व्स ऐसे है स्टूडेंट्स, ये अपने दिमाग में ज़ेनशीन कर ले, उसको हम कहते हैं अल्मर नर्व्स कहते हैं, ठीक है, अल्मर नर्व्स कहते हैं। ये जो अल्मर नर्व्स है इसकी बिल्कुल जो स्पीड है वो 60 है, 60 मीटर पर सेकंड है। इसकी स्पीड जो है वो इससे ऊपर नहीं है, बिल्कुल 60 मीटर पर सेकंड की फिक्स स्पीड में ही मूव कर दे। तो एक तो हुआ एक्साइटेबिलिटी, दूसरा हुआ कंडक्टिविटी। जो इसका तीसरा टाइप हमारे पास है, ठीक है, जो हमारे पास इनकी तीसरा टाइप है, मैं जरा इससे मिटाता हूँ। इसकी जो तीसरा टाइप हमारे पास है दैट वाज कॉल्ड एज ए नंबर थर्ड जो टाइप है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं, ठीक है, जो थर्ड हमारे पास है उसको हम कहते हैं
ऑल और नन ला, ठीक है। इसको हम थर्ड टाइप जिसका है उसको हम कहते हैं ऑल और नन ला। ये इसका तीसरा टाइप है, ऑल और नन ला। अच्छा, ऑल और नन ला जो हमारे पास है, इसमें जो सिंपल फंडा है नन, ऑल और नन ला। मैं एक बात बता दूं, जितनी भी कमांडोज हैं, ये जो मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, ये हमारी सेकेंड ईयर की बुक में नहीं है, ठीक है। ये उसकी बुक में नहीं है, मगर हायर क्लास की बुक में है। जितने भी हमारे पास इंडियंस कमांडोज है उनके बुक्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान की जो एफएससी की बुक में ये नहीं है, बल्कि इंडियन एनसीईआरटी में ये चीज़ मौजूद है। तो लिहाजा जितने भी इंडियंस कमांडोज है वो उसको नोट करें इसको, और बाकी जो पाकिस्तान के भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग भी इसको नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं इनको भी मेंशन कर रहा हूँ। अच्छा, नन और ऑल और नन ला का मतलब ये है कि अगर इम्पल्स, डेफिनेशन आप लोग फिर खुद बना ले, ठीक है। अगर इम्पल्स वीक हो, इम्पल्स क्या हो, वीक हो, या इम्पल्स स्ट्रांग हो, इम्पल्स स्ट्रांग हो, देखो दो सूरत आ सकता है, या तो इम्पल्स वीक हो सकता है या इम्पल्स स्ट्रांग हो सकता है। ऑल और नन ला का मतलब ये है कि चाहे वो मैसेज, चाहे वो इम्पल्स कमजोर हो या स्ट्रांग हो, मगर नर्व्स का जो स्पीड होगा वो हमेशा एक जैसा होगा, चाहे वो फाइन टच के लिए हो चाहे वो फुल टच के लिए हो। इस अमल को हम कहते हैं ऑल और नन ला। तो द मैसेज ऑफ द स्पीड ऑफ नर्व्स, ठीक है, द स्पीड ऑफ नर्व्स, ठीक है, द स्पीड ऑफ नर्व्स विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है, बिल्कुल यकसा होगा, स्ट्रांग और दोनों के लिए। अब आप लोग कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स, आप लिखोगे इफ द इम्पल्स आर स्ट्रांग और द इम्पल्स आर वीक, द स्पीड ऑफ nerves will be in uniform form up to 60 to 120 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही ये मूव करेगी। इस अमल को हम कहते हैं नन, ऑल और नन ला। ऑल और नन ला के बाद जो है नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास है, मैं ज़रा इसको थोड़ा मिटाता हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी पोर्शन है, वो जो नंबर 4 जो इसके टाइप्स है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड्स कहते हैं। अच्छा, जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है ये बिल्कुल अलग एक और बहुत बड़ी ज़बरदस्त इसके टाइप्स है। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब ये है, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में, रिफ्रैक्टरी पीरियड हमारे पास जो है वो ये है कि मिसाल के तौर पर, पहले समझो फिर बाद में आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। यानी एक रूम है, या समझो क्लास में आप देख रहे हैं कि आप क्लास के दरवाजे के साथ खड़े हो और क्लास के अंदर जो है डेस्क में 2 या 3 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो अपने आपस में बातें कर रहे हैं, फिर आपकी तरफ देखते हैं, फिर हंसते हैं, फिर बात करते हैं, और आप दूर से दरवाजे से उन्हें देख रहे होते हैं कि भाई ये बात भी कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं। बाद में आप उसकी तरफ ज़्यादा अपनी तवज्जो, उस कंसंट्रेशन उसकी तरफ ज़्यादा करते हैं, तो उन हरकत और सकनात और इशारों से आप इम्पल्स को गेट करते हैं कि वो आपके बारे में ही बोल रहा होता है। इस अमल को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड्स। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब ये है, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दी, ये जो अभी मैंने बताया ये असल में मैंने समीशन का बताया, ठीक है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है अभी, ये असल में मैंने समीशन कर दिया है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये मैंने जो आपको एग्जांपल दी असल में समीशंस का दिए, यानी समीशन में इम्पल्स आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, इम्पल्स है, ठीक है, इम्पल्स बहुत सारी वीक है, ठीक है। अब बहुत सारे वीक है, या जैसे मैंने आपको कहा था कि दूर से आप खड़े थे और आप देख रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं, मगर आपको बात समझ में नहीं आ रही होती है,
तो इसका मतलब ये कि इम्पल्स वहाँ पे क्या है, वो वीक है। तब उस सूरत में क्या होगा, जो हमारे पास इम्पल्स वीक है, तो एक फिर बाद में क्या अमल की जाती है समीशन में क्या होता है कि इन इम्पल्स को सबसे पहले कलेक्ट की जाती है। ठीक है, सबसे पहले इम्पल्स को जमा किया जाता है। जो ही इम्पल्स को कलेक्ट किया जाता है, फिर इसको एक खास कंडीशन दिया जाता है जिसको हम कहते हैं यूनिक कंडीशंस। ठीक है, यूनिक कंडीशन दी जाती है। जैसी ही यूनिक कंडीशन दी जाती है, उस यूनिक कंडीशन में फिर सब इम्पल्स की एक मजमुआ बन जाती है, क्योंकि वो इम्पल्स एक नहीं, जैसे आप दूर से देख रहे हैं, आप मुसलसल ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके बारे में बोल रहा होता है, फिर आखिर आप उसको कहते हैं कि भाई आप लोग क्या बोल रहे हैं, जो बोलना है सीधा मुंह पे बोल। तो वो जो इस अमल को हम कहते हैं समीशन। तो समीशंस कहते हैं इम्पल्स की वीक होना, फिर उस वीक इम्पल्स को जमा करना, फिर उसको खास कंडीशंस देना, इस अमल को हम कहते हैं समीशंस। जो इनका लास्ट टाइप्स है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड्स। एक इसका लास्ट टाइप है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है, इसमें बड़ा सिंपल है। रिफ्रैक्टरी पीरियड ये कहते हैं कि हमेशा आपने देखा होगा, रश में, घर में शादी हो या बाजार में हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे रश ज़्यादा हो, बहुत सारे लोग बोल रहा हो, तो आपको किसी की बात भी समझ में नहीं आएगी। अब हमारे नर्व्स के अंदर अल्लाह ने एक करैक्टर ये भी रखा है कि अगर इम्पल्स, यानी एक दफ़ा एक इम्पल्स जनरेट हुआ, सबसे पहले ये इम्पल्स सीधा मूव करेगा ब्रेन तक, उसका जवाब ब्रेन से वापस आएगा जो मुतासिर जगह है, फिर वहाँ से दूसरा इम्पल्स जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि when there is a multiple impulses are present, our neuron just carry one neuron to their destinations. After destinations, the response is back towards the effectors. Then another nerves, then the other stimulus or change carry by neuron towards the their destinations. इस अमल को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब सेकेंड पार्ट्स में हम न्यूरॉन की जो टाइप्स है उसके पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। पढ़ते रहे और अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट माय बेस्ट कमांडोज एंड चैंपियंस।